हमारे देश में सेंट्रल लेवल पे जो भी पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करा जाता है, जो भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करा जाता है, वही सेम पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है अलग अलग स्टेट के लिए। अब सेंट्रल लेवल पे फॉलो होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेटिव, मतलब मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। अब अगर इसको स्टेट लेवल पे देखा जाए तो फिर जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, वो रिस्पॉन्सिबल होगी टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अब स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे प्रोविजन है, तो वो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 6 के अंदर भी आर्टिकल 153 से लेके आर्टिकल 167 तक स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बताया गया है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव्स के अंदर एक्चुअली कौन कौन होंगे, तो वो देखते हैं कि गवर्नर ऑफ द स्टेट, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। बट जब हम यूनियन सेंट्रल लेवल पे बात कर रहे थे तो वहां पे हमने प्रेसिडेंट के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट का भी जिक्र करा था। बट यहाँ पे स्टेट में क्या होता है, गवर्नर के पास कोई वाइस गवर्नर की पोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पे स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर वाइस गवर्नर को मेंशन नहीं करा है। नेक्स्ट है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है, जैसे हम प्रेसिडेंट को देख रहे तो वो क्या थे, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया थे। तो फिर सेंट्रल स्टेट लेवल पे क्या होगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दैट स्टेट हो जाएंगे उस स्टेट के गवर्नर। चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होने का मतलब क्या होगा कि जो भी मान लो ये कामकाज है, स्टेट का कामकाज है, एग्जीक्यूटिव वर्क है, वो एक्चुअली तो कौन करता है, एक्चुअली करते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। एक्चुअल में तो वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, बट जो गवर्नर है उनको माना जाता है नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो फिर नॉमिनल हेड होने के कारण और चीफ एग्जीक्यूटिव हेड मानने के कारण जितने भी जो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं स्टेट के, वो करते तो ये एग्जीक्यूटिव्स हैं, बट वो किसके नाम पे होंगे, वो होंगे स्टेट गवर्नर के नाम पे। और एक प्रोविजन है कि यूजुअली तो ऐसा होता है कि हर एक स्टेट के लिए उनका अलग अलग एक गवर्नर होता है, बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 ने ये प्रोवाइड करा कि हम सेम पर्सन को दो या दो से ज्यादा स्टेट के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर के बारे में। जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, तो फिर ऐसे कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता गवर्नर की पोस्ट के लिए। और ना ही जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता तो उसमें स्पेशली एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो कि इलेक्शन करता है, जो कि वोट डालता है फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ऐसा भी नहीं होता गवर्नर के लिए। अब गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, किसी भी स्टेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट होएगा डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे ये है कि जब भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो रहा था तो वहां पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन करा गया था कि जो भी स्टेट गवर्नर है उसका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। बट फिर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इस ऑप्शन को हटा के और जो अब सिस्टम फॉलो करा जाता है, मतलब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर का बाय द प्रेसिडेंट, उस वाले सिस्टम को फॉलो करा। अब इसकी बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन पर्सन एलिजिबल होता है फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, तो फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो मेन ये दो एलिजिबिलिटी है कि वो पर्सन एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए और इसके साथ साथ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ये दो मेन कंडीशंस तो रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ कुछ कन्वेंशन फॉलो करी जाती है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर के रिगार्डिंग। एक तो फर्स्ट ये है कि जो भी पर्सन को हम एज अ स्टेट गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं वो कोई आउटसाइडर होना चाहिए, मतलब उस स्टेट का पर्सन नहीं होना चाहिए, ताकि जो भी स्टेट की लोकल पॉलिटिक्स है उससे बायस्ड ना हो वो पर्सन। और सेकंड कन्वेंशन ये रखी गई है कि जब भी प्रेसिडेंट किसी स्टेट गवर्नर को अपॉइंट करे तो फिर वहां पे कंसल्ट कर ले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद
चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ये रखा गया ताकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो स्मूथली रन कर पाए। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कुछ और प्रोविजन भी करे गए हैं। फर्स्ट तो ये है कि जो भी पर्सन एज ए गवर्नर हम अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, वो पर्सन के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई पर्सन ऐसा अपॉइंट कर दिया गया है जिसके पास या तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट्री हाउसेज है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की मेंबरशिप है, तो फिर उस केस में उस पर्सन को गवर्नर का ऑफिस ज्वाइन करने से पहले अपनी एमपी एमएलए की सीट को वैकेंट करना होगा। एक कंडीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कि वो पर्सन होल्ड नहीं करना चाहिए कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब जैसे ये पोस्ट है प्रेसिडेंट, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब यूनियन मिनिस्टर्स, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं माने जाते हैं। और गवर्नर की पोस्ट के लिए जो भी सैलरीज अलाउंस पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है वही उनको दी जाती है। और ये सब कंडीशंस डाली गई अंडर आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल 159 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 159 बात करता है ओथ के बारे में कि गवर्नर को ओथ कौन दिलवाएगा, कौन एडमिनिस्टर कराएगा। तो जो भी पर्सन जो स्टेट गवर्नर ऑफिस में एंटर करता है उससे पहले उसको ओथ एडमिनिस्टर करनी होती है और वो ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट। और अगर ऐसा केस है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अगर अनअवेलेबल है, एब्सेंट है, तो फिर उनके एब्सेंस में जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर हाई कोर्ट अवेलेबल होगा वही स्टेट गवर्नर को ओथ एडमिनिस्टर करा देगा। और इसके साथ साथ एक और बात है कि अगर कोई और पर्सन है जो कि गवर्नर के फंक्शंस को डिस्चार्ज कर रहा है तो फिर उसको भी सिमिलर ओथ एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट एक और देख लेते हैं टर्म ऑफ गवर्नर ऑफिस। नॉर्मली तो ये प्रोविजन है कि गवर्नर का ऑफिस टर्म होगी 5 इयर्स की, बट जो ये नॉर्मल टर्म ऑफ 5 इयर्स है वो डिपेंड करती है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे। मतलब जब भी प्रेसिडेंट चाहे किसी स्टेट गवर्नर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। और जो ये रिमूव कर रहे हैं मतलब जो प्रेसिडेंट की प्लेजर है ये नॉन जस्टिशिएबल है, मतलब किसी कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ने किन बेसिस पे किसी स्टेट गवर्नर को हटा दिया उसकी पोस्ट से। और बाकी अगर खुद से चाहे तो फिर वो पर्सन मतलब स्टेट गवर्नर अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट। अब जैसे यूं होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो अगर उसके उस पर्सन को उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से हटाना है, रिमूव करना है, तो कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ग्राउंड्स होते हैं, मेंशन करे होते हैं कि जिन ग्राउंड्स के बेसिस पे उस पर्सन को उसकी पोस्ट से हटाया जा सके। बट एज सच गवर्नर की पोस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी ग्राउंड नहीं रखा गया कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पे गवर्नर को उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर बात करें ट्रांसफर की तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि किसी एक स्टेट गवर्नर को मतलब किसी एक स्टेट के गवर्नर को दूसरे स्टेट के अंदर एज ए गवर्नर ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर ऐसा केस है कि अगर किसी गवर्नर का किसी स्टेट गवर्नर का टेन्योर ऑफ 5 ईयर कंप्लीट हो गया तो क्या उसके बाद भी वो रीअपॉइंट करे जा सकते हैं उस स्टेट के लिए? तो आंसर है हाँ, वो पर्सन एलिजिबल होता है उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर किसी और दूसरे स्टेट में भी रीअपॉइंट हो सकते हैं एज ए गवर्नर। एक प्रोविजन ये है कि अगर मान लो कि 5 ईयर ऑफ हिज टर्म कंप्लीट हो गए और कोई नया गवर्नर अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है तो उस केस में जो भी वो पुराना गवर्नर ऑफ द स्टेट है वही गवर्नर की पोस्ट को हेल्ड करेंगे जब तक नया गवर्नर ऑफ द स्टेट ना अपॉइंट करा जाए। और अगर क्या होए कि कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाएं जैसे कि मान लो डेथ ऑफ सिटिंग गवर्नर ऑफ द दैट स्टेट हो जाए या फिर ऐसी कोई और सिचुएशन आ जाए जिसके अंदर जो भी करंट गवर्नर ऑफ द स्टेट थे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म ना कर पाए, तो इन केसेस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो किसी और पर्सन को एज ए गवर्नर के फंक्शंस दे सकते हैं।
जैसे कि उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट करे जा सकते हैं एज ए गवर्नर, ताकि वो गवर्नर के जो भी फंक्शंस हैं उनको डिस्चार्ज कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि पावर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, मतलब गवर्नर की क्या फंक्शंस है, पावर है, रोल है, वो नेक्स्ट करेंगे हम। और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करें।